हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंप्लीट डायमेंशनल एनालिसिस कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र आपको हम समझाते हैं। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों के रूप में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब ये एक व्यंजक है, लेकिन ये व्यंजक कैसे प्राप्त होगा? जब हम इसको विमीय संकेतों के रूप में लिखेंगे, यानी कि भौतिक राशि होगी और उसको हम विमीय संकेतों के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो एक व्यंजक बनेगा। वही व्यंजक हमारा विमीय सूत्र कहलाता है। अब इसको बाय एग्जांपल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सपोज करिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेग है ये। तो वेग का फार्मूला आपके पास है, क्या होता है? विस्थापन बटे समयांतराल, यानी कि d/t, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अब विस्थापन क्या है? एक दूरी है, मतलब एक लंबाई है। तो लंबाई के लिए जो विमीय संकेत बनाए गए हैं वो क्या है? L हैं। और समय के लिए क्या बनाया गया है? T बनाया गया है। तो यहाँ पे अब इसको जब अपर साइड में लेके जाएंगे, एक लाइन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक ही ब्रैकेट में Lt⁻⁻1। और Lt⁻⁻1 किसका विमीय सूत्र हुआ? वेग का। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मतलब L आपका क्या है? ये आपका लंबाई के लिए मूल राशियों का संकेत है और t समय के लिए है। मूल राशियों में लंबाई को L से और समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको एक लाइन में ऐसे एक ब्रैकेट के अंतर्गत लिखिए। अब इस ब्रैकेट को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे सातों संकेत जो हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक बना था यम द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए L बना था, समय के लिए T बना था, वैद्युत धारा के लिए A बना था, और ताप के लिए थीटा या केल्विन हम यूज कर सकते हैं, ये दोनों बना था। और CD किसके लिए था? ये आपका ज्योति तीव्रता के लिए था। और पदार्थ की मात्रा के लिए MOL ये था। तो ये सातों संकेत आपके हैं मूल राशियों के विमीय संकेत, इनको कहते हैं। अब इन्हीं टर्म्स में आपको फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ना है और उसका विमीय फार्मूला बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे त्वरण है। अब त्वरण का विमीय सूत्र आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वेग है और बटे क्या है? समयांतराल है। तो वेग परिवर्तन और समयांतराल को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब वेग का तो आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिखें Lt⁻⁻1। और समय का आपके पास अगेन आया कितना? t। फिर इस t को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपको मिलेगा Lt⁻⁻1, और इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻⁻1 ऑलरेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में a⁻m गुणे a⁻n अगर होता है तो a⁻m+n हो जाता है। तो घातें यहाँ पे जुड़ जाएंगी, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा कितना? Lt⁻⁻2। ये आपका हो जाएगा वेग का, और ये हो जाएगा आपका त्वरण का। दोनों का यहाँ पे हमने आपको बताया। अब यहाँ पे अगर इसकी विमा पूछी जाएगी तो विमा आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना? 1, -2, यानी कि त्वरण की विमा कितनी है? 1, -2। और यहाँ पे अगर वेग का पूछा जाएगा तो 1, -1, ऐसा आप बताएंगे। अब हम बल के लिए बात करें तो बल का फार्मूला आपके पास है। बल एक भौतिक राशि है, इसका फार्मूला F=m में होता है। अब इसका विमीय सूत्र अगर निकालना है, किसका? बल का, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे आपको द्रव्यमान का विमीय संकेत लिखना पड़ेगा, वो है m। और त्वरण का आपने निकाल दिया है, यहाँ पे है आपके सामने कितना? Lt⁻⁻2। तो यहाँ पे लिखें Lt⁻⁻2। अभी आप इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा mLt⁻⁻2। mLt⁻⁻2 ये किसका विमीय सूत्र है? बल का। ये बल का क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है, ये हो जाएगा। और अगर इसकी डायमेंशन बतानी हुई तो डायमेंशन आप बताएंगे कैसे? जो पावर लगी है यहाँ पे वही आप बताएं। जैसे m के ऊपर पावर कितनी है? 1 है, L के ऊपर ही 1 है, और t के ऊपर कितना है? -2 है। तो यहाँ पे आप लिखें कितना? -2। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। और ये पूरा सेटअप, ये पूरा व्यंजक विमीय सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और बताते हैं, कार्य का है। अब कार्य का सूत्र आपको पता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे बल के लिए यहीं पे जस्ट निकाला गया
आप लिखें वो ml t⁻²। अगेन यहाँ पे एक और दूरी आई, बल गुणे दूरी होता है। अब दूरी एक लंबाई है, इसका मूल राशियों में विमीय संकेत यल है, तो यहाँ पे लिखें कितना, यल। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखें तो ये हो जाएगा यम l² t⁻²। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और बीमा अगर पूछेगा तो आप केवल पावर्स को काउंट करके लिख दीजिएगा कॉमा के साथ में, ऐसे 1, 2 और यहाँ पे फिर मिला कितना, (-2। ये कार्य का विमीय सूत्र है ये वाला, और ये कार्य की विमा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी है एंगल। एंगल का क्या होगा, आप जानते हैं चाप जो है ये एक लंबाई में होता है, तो इसका बनेगा कितना, यल। और त्रिज्या ये भी लंबाई में होती है, तो इसका हो जाएगा एल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी कोई विमा या इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। जब विमीय सूत्र नहीं तो विमा भी नहीं, क्योंकि इसका मात्रक ही नहीं बनेगा। यहाँ पे अब रेडियन होता है कोण का मात्रक, लेकिन रेडियन के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, हमारे पास केवल 7 सिंबल्स हैं, और ये सातों क्या है, मूल राशियों के विमीय संकेत हैं। इन्हीं में हमको कन्वर्ट करना है। अगर 8वां कुछ आता है तो उसका नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे l की पावर क्या हो जाएगी, 0। आप अगर mlt में लिखना चाहते हैं तो mlt में भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मतलब आप कुछ भी लिख दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होगा, 1 बचेगा। और हम लोग जानते हैं a⁻= कितना, 1। मतलब इसका कोई विमीय सूत्र नहीं, इसकी कोई विमा नहीं। अब हम लोग विकृति पे आते हैं। विकृति क्या है, लंबाई में वृद्धि। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर लंबाई में वृद्धि हुई है तो कोई लंबाई होगी, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, यल। और प्रारंभिक लंबाई भी लंबाई में होगी, यानी कि यल। यहाँ भी इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं मिल पाएगा, और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी। इसको लिखेंगे m⁻0, l⁻0, t⁻0। मतलब सीधे आप लिख सकते हैं कि कोण और विकृति की कोई विमा नहीं है, इसलिए इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होगा। या डायरेक्ट आप लिखें कोण और विकृति दोनों का विमीय सूत्र नहीं होगा। अब यहीं पे हम आपको क्षेत्रफल का बता देते हैं। क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई क्या है, एक लंबाई ऑलरेडी ये है, और चौड़ाई भी एक लंबाई होगी। तो यहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र मिलेगा ये हो जाएगा L, और फिर यहाँ पे चौड़ाई के लिए भी यूज करेंगे L। तो फिर कितना हो जाएगा, l की पावर 2। ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसकी विमा कितनी होगी, ओनली 2। इसी तरह से आप आयतन का जब निकालेंगे तो आयतन का फार्मूला आपके पास होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका सूत्र है। तो ये तीनों लेंथ हैं। अब लेंथ के लिए L यूज करते हैं, यहाँ पे L यूज करिए, L, यहाँ भी L और यहाँ भी L यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा इसका विमीय सूत्र l की पावर 3। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए घनत्व है। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए जो मूल राशियों के विमीय संकेत बने हैं, उसमें द्रव्यमान के लिए यम यूज किया जाता है, लंबाई के लिए यल, और टी समय के लिए, वैद्युत धारा के लिए ए, ताप के लिए, ताप आपका केल्विन में हो चाहे सेल्सियस में हो, जिसमें भी हो उसके लिए थीटा, और ज्योति तीव्रता ये आपको पता है, इसका मात्रक होता है कैंडिला। तो ज्योति तीव्रता अगर है कहीं पे तो उसके लिए हम कैंडिला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये आपका क्या है, विमीय संकेत है मूल राशियों का, यही 7 हमारे पास हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को हो जाएगा यम, और आयतन का अभी आपने निकाला l की पावर 3। फिर इसको आप एक ब्रैकेट में लिखें तो ये हो जाएगा m l की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं कि घनत्व का विमीय सूत्र ये होगा, और इसकी विमा कितनी होगी 1, -3। तो इस तरह से विमीय सूत्र निकाला जाता है, और उसके साथ साथ विमा भी बता दी जाती है
इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ आपके लिए दी गई हैं, इसको आप हमें करके बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। हमने सबके नंबर्स लिख रखे हैं। जैसे दाब है, दाब का क्या होगा, पहले आप बल का निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल का आपको पता होगा, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जो आएगा वही इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। शक्ति P = W/T होता है, इसका भी आप निकाल के बता सकते हैं। फिर गतिज ऊर्जा, अब यहाँ पे देखिए जैसे हाफ आया है, इसका नहीं निकल पाएगा क्योंकि जो भी अचर राशियाँ होती हैं उनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, उनको छोड़ दिया जाता है विमीय सूत्र निकालते समय। तो यहाँ पे इसका क्या होगा मैं निकालता हूँ। आप जानते हैं K = क्या होता है, ½ mv², ये फार्मूला आपको पता होगा। अब m क्या है, द्रव्यमान है, तो यहाँ पे आप लिखें m, और v आपका क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए आपने निकाला v के लिए Lt की पावर कितना, -1। अब यहाँ पे जब ये शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा Lt की पावर -1 और होल टू द पावर कितना रहेगा, 2। तो ये आपका एक ब्रैकेट में जब लिखेंगे ये हो जाएगा m L² T टू द पावर -2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। बाकी आप इसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब U = mgh का निकाल सकते हैं। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h हाइट है। जो त्वरण का विमीय सूत्र होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का होगा। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, गुरुत्वीय विभव, ये होता है कार्य बटे द्रव्यमान, इसका भी आप निकाल सकते हैं। रेखीय संवेग, यहाँ पे आप इसी तरह से निकालेंगे, P यहाँ पे आप इसको डिनोट करते हैं और m द्रव्यमान है, v वेलोसिटी है। आवेग I = Ft लिखा जाता है, F आपका फोर्स है, T टाइम है। स्ट्रेस का निकाल सकते हैं, ये बल होता है और क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात, स्ट्रेस यहाँ पे कह सकते हैं, प्रतिबल कह सकते हैं इसको। आप निकालेंगे बल का और एरिया का, तो यहाँ पे जो आएगा आप लिख देंगे। अब यहाँ पे टॉर्क है जिसको आप बल आघूर्ण कहते हैं, इसको टो से डिनोट किया जाता है। F × S इसका फार्मूला है। F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, डिस्टेंस है। तो फोर्स का निकालें, डिस्टेंस का लिखें, एक ब्रैकेट में शिफ्ट करें और जो आएगा वही डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिमिलर तरीके से, इसको भी I से रिप्रेजेंट करते हैं। m आपका मास है, r क्या है, डिस्टेंस है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं G, कैपिटल G। तो कैपिटल G = क्या होता है, Fr²/m1m2। अब यहाँ पे m1 है, m2 है, इसका मतलब ये नहीं इसका m होगा तो इसका m2 होगा, ऐसा नहीं है। चाहे जितने m1 हों चाहे जितने m2 हों, इससे मतलब नहीं है। अगर द्रव्यमान है वो चाहे छोटा है बड़ा है तो उसका कितना होता है, सिर्फ m होता है। जैसे अभी मान लेते हैं यहाँ पे दो द्रव्यमान आपको दिए गए, m1 m2, और इसी का आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा m × m, ये लिखेंगे आप, तो ये आपको मिलेगा कितना, m²। यही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो कितने टाइप के हैं इससे मतलब नहीं है। अगर द्रव्यमान है तो m होगा, अगर समय आपका T1 T2 T3 में है तो उसका केवल T होगा। आप उसी तरह से उसको लिख दें। अब ये फार्मूला जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में, तो F = मिला होगा G m1 m2 कितना, r²। अब यहीं से G को यहाँ पे रखा गया, बाकी सबको ट्रांसफ़र करके ये फार्मूला बनाया गया है। अब फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, इसको n से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी करते हैं, तो आप f से भी कर सकते हैं इसको। और इसका फार्मूला होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल एक समय होता है, तो इसको लिखा गया 1/T। अब इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो आप इन 12 क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। आपकी अगली टॉपिक है विमीय समीकरण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब ये समझ लीजिए क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक भौतिक राशि है F। अब F का विमीय सूत्र क्या है, अभी आपको बताया गया, mLT⁻²। अगर इसके विमीय सूत्र को बराबर का चिन्ह लगा के भौतिक राशि के साथ में लिख दिया जाता है तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, विमीय समीकरण कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया
कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आयतन अगर बोला जाए तो आयतन बराबर क्या होता है, ये आपको पता है, द्रव्यमान बटा, अभी आपको बताया गया फार्मूला, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। ये फार्मूला है जिससे वहाँ पे रिलेशन बताया गया था घनत्व का। तो यहाँ से आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व, ये हो जाएगा। अब चाहे यहाँ से आप इसको निकाल के बताएं या सिमिलर कंडीशन यूज करें जो आयतन के लिए बनाया गया है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। तो यहाँ पे अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो ये भी एक क्या हो जाएगा, विमीय समीकरण। कैसे v, और लंबाई को l, इसको b इंटू h। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l टू द पावर 3। ये भी आपका एक डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से आप विमीय समीकरण लिखेंगे, मतलब इसमें जो भी भौतिक राशि होगी अगर उसके विमीय सूत्र को उस राशि के बराबर लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विमीय समीकरण मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है विमीय समांगता का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये आपको जानना है। इसका मतलब ये है कि कब दो राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, उसी के बारे में है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, किसी विमीय समीकरण में सभी पदों की विमाएँ समान होती हैं, अर्थात उनके विमीय सूत्र जो हैं वो समान होते हैं, मतलब हर एक पद का विमीय सूत्र समान होगा। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस प्रिंसिपल को कैसे बोलें, समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर एक हम इक्वेशन लिखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये एक समीकरण है। इनको तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब हर एक पद का विमीय सूत्र आपस में बराबर होगा। तो v आपका क्या है, ये भी वेग है, इसका क्या होगा, एल टी की पावर -1, ये हो जाएगा। और u क्या है, प्रारंभिक वेग, इसका भी होगा एल टी की पावर -1। और ए टी का क्या होगा, आप जानते हैं ए त्वरण है, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -2, और एक टाइम ऑलरेडी इसके साथ में है तो यहाँ पे हो जाएगा t। फिर यहाँ पे t की पावर 1 है तो 2 में से एक घटेगा तो -1 ही बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -1। तो हर एक पद का देखिए दोनों साइड में, इधर 2 पद हैं और इधर एक ही पद है, लेकिन सभी पदों का आपस में विमीय सूत्र बराबर है, सबका एल टी की पावर -1 ही आया है। तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये है विमीय समांगता का कि दो समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब इस तरह से हमने आपको बाय एग्जाम्पल बताया। अब हम आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। विमाओं के अनुप्रयोग, इसके 4 अनुप्रयोग हैं। कौन कौन से हैं, पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या है, इसमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, 1 मीटर है, आप जानते हैं कि ये MKS में है। अब इसको CGS में अगर बदलना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखें एक चीज़ बहुत ध्यान से कि पहली पद्धति में जो आंकिक मान और मात्रक है, इसका गुणनफल अगर हम यहाँ पे कर दें तो यही किसके बराबर है, दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर है। कहने का मतलब ये भी यहाँ पे हुआ कि अगर कोई भौतिक राशि दी गई है तो उनके आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने पर नियत रहता है। ये चीज़ यहाँ पे मिली। अगर हम इसको माने कि पहली पद्धति में आंकिक मान n1 है और दूसरी पद्धति में n2 है, दूसरी पद्धति में आंकिक मान हम कितना मान रहे हैं, n2 है, और पहली पद्धति में मात्रक u1 है और दूसरे में u2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को अगर हम यहाँ पे लिख दें 1 सेंटीमीटर
और हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, अब हम CGS से कहाँ पे जा रहे हैं, MKS में, तो हम क्या लिखेंगे 0.01 मीटर। ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी, और मीटर यहाँ पे आप लिख देंगे। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब यहाँ पे N1 आपका 1 है और मात्रक इसका क्या है, U1 है। U1 आपका सेंटीमीटर में है। यहाँ पे N2 आपका 0.01 है, और लेकिन U2 यहाँ पे क्या है, यम है, यानी कि मीटर है। ये आपका U2 है। तो अभी इस चीज़ की ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। अब दूसरे तरफ चलते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है, समीकरणों के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, ये भी आप देखेंगे। आगे क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट इसका भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, और इसके बाद आपको पढ़ना है भौतिक राशियों का मात्रक प्राप्त करना। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, वो भी विमीय विधि से। तो इसके लिए बहुत इजी है। आप जो भी भौतिक राशि दी गई है उसका सबसे पहले आप क्या लिखें, विमीय सूत्र लिखें। और जब विमीय सूत्र लिख देंगे तो आप जिस भी पद्धति में उसका मात्रक लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए MKS में आप लिखना चाहते हैं, ये एक भौतिक राशि है, इसको बोलते हैं विभव, पोटेंशियल दिया है और इसका विमीय सूत्र ये है। अब आपको MKS में इसका मात्रक लिखना है। तो यम आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान MKS में क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। ये आपका क्या है, लंबाई है। लंबाई के लिए ये यूज किया जाता है डायमेंशनल फार्मूला में, लेकिन MKS में लंबाई के लिए मीटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखें मीटर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखें। और ये आपका क्या है, टाइम, और टाइम MKS में क्या होता है, सेकंड में होता है। तो यहाँ पे लिखें सेकंड की पावर कितना, -1। और एक इसके लिए यूज होता है वैद्युत धारा, यानी कि एम्पियर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे लिखें एम्पियर, और इसकी पावर कितनी है, -3। तो ये आपका मात्रक बन जाएगा किसका, विभव का। जबकि आप लोगों को पता है कि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब वोल्ट क्या है, वोल्ट इसका व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन ये वाला मात्रक इसका निरपेक्ष मात्रक है। तो विमीय विधि से किसी भौतिक राशि का अगर मात्रक आप ज्ञात करेंगे तो व्यवहारिक मात्रक आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, केवल उसका निरपेक्ष मात्रक ही ज्ञात किया जा सकता है। ये भी आप दिमाग में बना के रखें। अब जैसे यहाँ पे देखिए चार्ज है, इसको Q से लिखते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, Q = IT, ये होता है। अब सबको पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम इसका मात्रक है, लेकिन कूलाम इसका व्यवहारिक मात्रक है। तो निरपेक्ष मात्रक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है SI मात्रक या MKS में, तो आप लिख सकते हैं A के लिए क्या, एम्पियर। एम्पियर आप यहाँ पे लिख दें, और T आपका टाइम है तो यहाँ पे लिखें सेकंड। आप इस तरह से मात्रक निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये वाला ब्रैकेट यूज करें, आप डायरेक्ट जैसे मात्रक लिखा जाता है वैसे लिख लें। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट एक नियतांक होता है। इसका अगर आपको फार्मूला लिखना है और इसका मात्रक लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। वो कैसे, अभी देखिए द्रव्यमान के लिए हम यहाँ पे अगर हम किलोग्राम यूज करें और लंबाई के लिए मीटर यूज करें और इसकी पावर जो है लगा दें, समय के लिए क्या यूज करें, सेकंड, इसकी पावर है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट का निरपेक्ष मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका व्यवहारिक मात्रक जो रहेगा वो आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास MLT के टर्म्स में ही वैल्यूज होंगी, जिनको हमें MKS या CGS या FPS में कन्वर्ट करना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए बल, सबको पता है कि इसका एक मात्रक है न्यूटन, लेकिन न्यूटन कैसा मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है। अब इसका निरपेक्ष मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसका हम MKS में अगर मात्रक निकालें तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए आप किलोग्राम यूज करते हैं, किलोग्राम हो जाएगा। और ये लंबाई है तो इसके लिए मीटर यूज करते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, T की पावर -2, तो यहाँ पे लिखें सेकंड की पावर कितना, -2। तो इस तरह से आप मात्रकों को निकाल सकते हैं। एनर्जी आपके पास है तो इसका हो जाएगा क्या,
किलोग्राम, और फिर मीटर स्क्वायर, और सेकेंड की पावर कितना, -2। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से विमीय सूत्र का प्रयोग करके हम मात्रक को निकाल सकते हैं। जिस भी पद्धति में हम चाहें उस पद्धति में निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पे। ये आपका दूसरा एप्लीकेशन है। इसमें क्या करना है, आपको एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना है। तो कुछ चीज़ें हमने पहले ही लिख दी हैं जिससे समय बचे। तो देखिए आप क्या लिखा गया है। अगर हम सपोज करते हैं कि एक कोई क्वांटिटी हमारी Q है जिसका पहली पद्धति में आंकिक मान n1 है तथा मात्रक u1 है, तथा दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 तथा मात्रक कितना है u2। तो हमने अभी बताया कि जब एक भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक दोनों को दूसरी पद्धति में हम चेंज करते हैं तो वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। मतलब n1 u1 बराबर क्या होगा, n2 u2 होगा। ये आपको अभी हमने बताया। अब यहाँ पे अगर हम माने कि भौतिक राशि में द्रव्यमान की घात a, लंबाई की घात b तथा समय की घात c हो, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। कहने का मतलब ये कि एक भौतिक राशि आपकी जो Q है, अगर इसमें हम मान लें कि इसका विमीय सूत्र जो आया है वो m l t के टर्म्स में आया है, लेकिन m की पावर a है और l की पावर b है और t की पावर c है। बस ये एक इमेजिनेशन है, ज़रूरी नहीं है कि m l t के ही टर्म्स में इसका डायमेंशनल फार्मूला हो। बस यहाँ पे लेकिन ये चीज़ आपको लिखनी है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे आपको हम बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी हमने पीछे बताया कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि n1 n2 दोनों डिफरेंट तो थे, साथ ही साथ उनके मात्रक भी अलग अलग थे, और मात्रक ही डिसाइड करते हैं विमीय सूत्र को, ऐसा आप कह सकते हैं। या यूँ कहें कि विमीय सूत्र ही मात्रक को डिसाइड करता है कि वो क्या बनेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जब हो गई तो यहाँ पे आप और लिखिए, माना पहली पद्धति में u1 इज इक्वल टू कितना है, तो आप मान लीजिए m1a, l1b और t1c, ऐसा आप लिख दें। और यहाँ पे लिखें दूसरी पद्धति में u2 बराबर कितना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, ऐसा मिल जाएगा। तब यहाँ पे आप इस फार्मूले का फिर से यूज करें, तब n1 और u1 का मान आप यहाँ पे रख दें, कितना, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, ये हो जाएगा इज इक्वल टू n2, यहाँ पे लिखे रहिए ऐसे, यहाँ पे लिखिए m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि a से a कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 आपके अलग अलग हो गए हैं, मतलब m1 का मान कुछ और होगा, m2 का मान कुछ और होगा। इसको आप नहीं कैंसिल कर सकते हैं। हो सकता है ये किलोग्राम हो सकता है ये ग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर 2 की पावर x है, इधर भी 2 की पावर y है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से इधर से लेके आइए, इधर 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई। और पावर भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन तब कैंसिल कर सकते हैं जब दोनों का आधार भी सेम हो, तभी कैंसिल हो सकता है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये आप लिखेंगे। आपको क्या याद करना है, एक पद्धति से जा रहे हैं दूसरी पद्धति में, तो जाहिर सी बात है पहली पद्धति में आपको जैसे अभी हमने बताया 1 मीटर, तो आपको क्या पता है, n1 पता होगा, और यहाँ पे जो इसका मात्रक होगा उसका मतलब विमीय सूत्र वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी पद्धति में क्या बनेगा ये आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n2 के लिए, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n1 ऐसे ही रहेगा,
अब आप इसको लिख सकते हैं m1 की पावर कितना a, m1 के नीचे m2 को लिखिए, l1 के नीचे l2। अभी देखिए यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं ये हो जाएगा m1 टू द पावर a, m2 की पावर a, ऐसा। फिर यहाँ पे l1 l2 और इसकी पावर क्या है b है, यहाँ पे लिख देते हैं। और इसी तरह से t1 t2 और इसकी पावर क्या है c, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 और यहाँ पे m1 बाई m2 और इतने की पावर क्या a, l1 बाई l2 इसकी पावर क्या लिखेंगे b और यहाँ पे लिखेंगे t1 बाई t2 इसकी पावर c। तो इस तरह से आप दूसरी पद्धति में n2 का मान निकालें और मान निकालने के बाद आप मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि विमीय सूत्र अगर पता होगा तो आप जिस भी पद्धति में रहेंगे वहाँ से आपको मान मिल जाएगा, जैसे किलोग्राम और ये मीटर या फिर सेकंड, तो ऐसे आपका ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 1 मीटर था, ये कोई लेंथ थी। अब इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट तो आपको पता है आप कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एल ही होगा, इसका विमीय सूत्र हो गया। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। और n1 क्या है आपके पास 1 है और u1 क्या है आपको मिल गया l1, ऐसा मिल गया। अब n2 आपको ज्ञात करना है और u2 आपका क्या हो जाएगा l2। लेकिन ये आपका l2 ध्यान दीजिए कि क्या है, आपके दिमाग में होना चाहिए। आप MKS से CGS में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं CGS में, तो l2 आपका सेंटीमीटर में ही होगा कंफर्म। तो यहाँ से हो जाएगा n2 इज इक्वल टू क्या, यम है नहीं तो यम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे l1 बाई l2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ पे रहेगा आपका n1, अभी जैसे फार्मूले में बताया गया है आपको। अब यहाँ से हो जाएगा n2 और यहाँ पे लिखेंगे 1, ये l1 आपका मीटर में है तो आप मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर, 1 मीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब जब मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो n2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो n2 का मान आया आपके पास कितना 100, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा n2 का मान रखिए कितना 100 और मात्रक आपको पता चल गया है क्या होगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, मतलब वहाँ से n2 निकालें और इसके बाद उसका जिस पद्धति में मात्रक जो बने वो आप उसके बगल में लिख दें। तो ये बहुत इजी केस है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपको हम इसके लिए वीडियो बना के देंगे, आप तब तक के लिए वेट करिए। तो अब हम चलते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। ये क्या है कि किसी भौतिक राशि के विमीय समीकरण के संतुलन का परीक्षण करना। तो अभी हमने बताया कि एक प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है, विमीय समांगता का सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया कि दो समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो इसमें हर एक पद का आप विमीय सूत्र निकालें, अगर वो बराबर आते हैं तो आप लिखिए कि समीकरण सत्य है, अगर नहीं आते हैं तो लिखिए समीकरण गलत है या असत्य है, ऐसा आप लिखें। तो जैसे यहाँ पे यस क्या है, दूरी है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ का तो निकलेगा नहीं, तो यस का विमीय सूत्र क्या बनेगा, यस एक दूरी है तो इसका बनेगा यल, यू टी, यू आपका वेग है, टी आपका टाइम है, तो इसका बनेगा यल। अब ये कैसे बना ये भी हम आपको बता देते हैं। u का आपका बनेगा एल टी की पावर -1, फिर इसके बाद आप t का निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे t, फिर ये जब ऐड होगा तो एल टी की पावर -1 + 1 ऐसा बनेगा।
तो एल टी की पावर क्या बना 0 और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो यहाँ पे एल ही केवल बचेगा। इस तरह से हमने निकाला। तो यू टी का भी कितना आया एल। अब सिमिलरली आप ए टी स्क्वायर का निकालें। तो ए टी स्क्वायर का जब निकालेंगे एक आपके पास है एल टी की पावर -2, ये आपको पता है, और यहाँ पे टाइम ऑलरेडी है, टी की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, टी की पावर 2 क्योंकि टी स्क्वायर है। तो ये आपका बन जाएगा एल टी की पावर 0। तो फिर आपको मिला कितना एल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे समीकरण में दोनों पक्षों के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र क्या है बराबर है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। ये भी आप लिख देंगे यहाँ पे। तो आप ऐसे ही सेकंड और थर्ड का करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का आपके पास है क्या बनेगा यम। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आपने निकाला, यम का विमीय सूत्र यहाँ पे कैपिटल एम में इस तरह से आएगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पे एक ही पद है। पद तब बनता है जब प्लस और माइनस लगता है तभी पद बनता है। तो भी आपका क्या है आयतन है और डी क्या है घनत्व है। तो यहाँ पे लिखें एल की पावर कितना 3। और घनत्व का क्या होगा, घनत्व का अभी आपको बताया गया था यम एल की पावर -3, ये लिख दिए। अब देखें यहाँ पे कि एल की पावर 3 है और एल की पावर -3 है, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा एम एल की पावर 0। तो यहाँ पे बचा कितना यम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है पदों का वही राइट हैंड साइड में पदों का है। तो ये समीकरण क्या है सत्य है। तो इस तरह से आप सत्यता का परीक्षण कर सकते हैं विमीय विधि से। अब हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपका 4th पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, जिसमें क्या है भौतिक राशियों के बीच संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो इसको बाय एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे और ये अच्छा एग्जाम्पल है और इस टाइप के एग्जाम्पल आते भी हैं। मतलब ये वाला जो एप्लीकेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि एक राशि होगी वो विभिन्न राशियों पर निर्भर करेगी, तो उनके बीच आपको संबंध स्थापित करना है। संबंध का मतलब एक फार्मूला डिराइव करना होता है, वही फार्मूला आपको डिराइव करना है। अब इसको बाय एग्जाम्पल अगर समझते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे दिया है यदि सरल आवर्त गति में लोलक का आवर्तकाल t, लोलक का आवर्तकाल क्या है t। अब इसको t से सिम्बलाइज किया जाता है, मतलब ये नहीं कि ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। उसकी प्रभावी लंबाई स्मॉल l, द्रव्यमान m तथा उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है माना t l की घात a यम की घात b तथा g की घात c पर निर्भर करता है। ये आप यहाँ पे पहले लिखेंगे। हो सकता है कि l की घात में कुछ हो, मतलब यहाँ पे जो भी मीटर ऊटर बने उसमें घातें कुछ हों, तो इस तरह से आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आपने जो लिखा उसको एक इक्वेशन में अगर लिखेंगे तो t अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे माना l की घात a, आप m की घात a मान लें और l की घात b मान लें, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले वाले का पावर a मानना है, दूसरे का b मानना है, तीसरे का c। आप जहाँ से चाहें, जैसा क्रम बनाना चाहें वैसा मान सकते हैं। जैसे हम लिखें m की पावर c है और g की पावर b है और l की पावर यहाँ पे हम लिख दें c है, मतलब जो भी लिखना चाहें वैसे लिखें। और यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे चाहते तो m की पावर a मान सकते थे, g की पावर b मान सकते थे और l की पावर c मान सकते थे, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रम से ही मानें। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t
अब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आएगा k। अब यहाँ पे इसको आप लिखें l की पावर कितना, l की पावर आपके पास है a, m की पावर b और g की पावर c, ऐसा बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब पहला समीकरण हो गया है। अब यहाँ पे लिखें समीकरण एक के दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखकर घातों की तुलना करने पर, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आवर्तकाल मतलब एक समय है, तो यहाँ पे m तो है नहीं, l भी नहीं है, तो t है आपके पास, तो यहाँ पे लिख दें m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 है, ऐसा आप लिख दें। और k एक नियतांक है, तो अभी हमने बताया नियतांक आपका जो होगा उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको विमीय सूत्र लिखते समय एवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे l आपकी लंबाई है, तो यहाँ पे l की पावर क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, आपको दिया गया है द्रव्यमान है, तो इसका हो जाएगा m की पावर क्या हो जाएगा b। और इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण है लेकिन इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो LT की पावर -2 ये बनेगा, और इसकी पावर क्या है c है। फिर अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर a, m की पावर b, और यहाँ पे देखिए l की पावर एक और बनेगा c। यहाँ पे जब c का मल्टीप्लाई करेंगे l की पावर c और t की पावर कितना -2c, ऐसा बनेगा। अब एक स्टेप में और आइए, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर क्या हो जाएगा a प्लस c, और m की पावर भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा t की पावर -2c। अब यहाँ पे आप घातों की तुलना कर सकते हैं, तो l के ऊपर इधर जो पावर है, l के ऊपर जो इधर पावर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कहने का ये है कि a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। आप इधर के l की पावर को इस साइड के l की पावर के बराबर लिखिए, ऐसा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, a इज इक्वल टू -c। आप इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही करते चले जाइए, a इज इक्वल टू -c। अब m की पावर इधर b है, तो b इज इक्वल टू क्या मिला आपको, इधर के m की पावर से इसकी कंपेयरिंग करिए तो 0 हो जाएगा। अब t की पावर यहाँ पे -2c है, इधर कितना है 1 है, तो यहाँ से -2c इज इक्वल टू मिलेगा आपको कितना 1। मतलब यहाँ से c इज इक्वल टू आपको कितना मिला -1/2। तो c की वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो a का मान क्या हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, माइनस लगाइए, c की वैल्यू रखिए -1/2। मतलब यहाँ से a इज इक्वल टू आपको क्या मिला 1/2। अब a, b और c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a, b व c का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा देखिए, t इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा k, ये आपका कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखिए क्योंकि समीकरण 1 में ये चीज़ है। देखिए अब l की पावर जो आपको मिली है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली है, a की वैल्यू आपको मिली है 1/2, तो लिखिए l की पावर कितना 1/2। अब आपको यहाँ पे दूसरे स्टेप में m की पावर b है, तो m की पावर b, अब b की वैल्यू जो मिली है वो लिखिए m की पावर 0, और c की वैल्यू जो मिली है आपको वो है 1/2, लेकिन माइनस में है यहाँ पे। अब आपने माना है g की पावर c, तो यहाँ पे g के ऊपर लिखें -1/2, इस तरह से आप लिख दें। तो m की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1। अब यहाँ पे इसका मतलब कुछ रह नहीं जाएगा, इसको हटा देंगे आप, मतलब इतने के स्थान पे एक ही होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट बनेगा नहीं। मतलब ये आपका इक्वेशन बन जाएगा t इज इक्वल टू k
एल की पावर 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई जी की पावर कितना 1/2। ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी ना, जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं माइनस होता है, तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पे लिखा होता है √3, इसका मतलब ये है कि 3 की पावर कितना 1/2 और इसी के नीचे अगर लिख दें √5 तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर कितना 1/2 और अगर हम इसी को लिख दें √3/5 तो इसका मतलब यही होता है कि 3 की पावर कितना 1/2 और 5 की पावर कितना 1/2। अब 1/2 पावर मिल गई है तो यहाँ पे लिख दें t इज इक्वल टू कितना k √L/g। यही आवर्तकाल का L, G और M के लिए संबंध होता है। मतलब ये आवर्तकाल का सूत्र है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का विमीय विधि से यही सूत्र निकलेगा। अब यहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे कभी तो आपको ये पता होगा कि सरल आवर्त गति में आवर्तकाल के लिए जो सूत्र आता है वो t इज इक्वल टू कितना होता है 2π√L/g ये होता है। लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है कि विमीय विधि से किसी नियतांक का मान किसी समीकरण में ज्ञात किया जा सके, तो ये असंभव है। इसलिए यहाँ पे k ही लिखा रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या आप करते हैं कि भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। बहुत इजी है। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, हम अगले वीडियो में वो करवाएंगे। अब आपकी जो लास्ट टॉपिक है वो भी हम यहीं पे बता देते हैं। इसमें आपको लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जानना है। आपको ये बता देते हैं कि विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी होती हैं। अब वो सीमाएं क्या हैं ये भी देख लीजिए। पहला पॉइंट इसमें ये है कि विमीय विश्लेषण विधि से किसी सूत्र में उपस्थित नियतांक जैसे k, यहाँ पे एस के लिखा है ना, का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभी आपने यहाँ पे देखा कि k आया था लेकिन k की वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जब आप ये वाला संबंध स्थापित कर रहे थे तो k आपको मिला था यहाँ पे देखिए, तो k का मान तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विमीय विश्लेषण विधि से किसी सूत्र में उपस्थित नियतांक k का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। या k को ना लिख के अगर नियतांक को हम y से लिख दें, x से लिख दें, कुछ भी लिख दें, उसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लें कि एक भौतिक राशि आपकी p है और ये डिपेंड करती है, एक राशि है x, दूसरी y, z और यहाँ पे एक और मान लेते हैं r। इस पर ये डिपेंड करती है p, तो आप इसको कैसे लिखेंगे x, y, z, r ऐसा करके और पावर a, b, c, d। तो 4 राशियाँ जब बनेंगी तो इनके बीच संबंध स्थापित ही नहीं किया जा सकता है विमीय विधि से। मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 से लेके 3 तक की राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब इस राशि को छोड़ के बोला जाता है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इनके बीच संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने बताया जैसे यहाँ पे 4 हो गया, मतलब p निर्भर कर रहा है किस पे, x, y, z और r पे, तो इनके बीच विमीय विधि से संबंध नहीं स्थापित होगा। रीजन इसका ये है क्योंकि m/L/t की घातों से 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। जैसे वहाँ पे m की पावर a होगा, l की पावर b होगा और t की पावर c होगा, इस टाइप का होगा। तो वहाँ से a, b, c के टर्म्स में 3 इक्वेशंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप बना सकते थे इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन और ये आपका तीसरा इक्वेशन। a, b और c के लिए 3 समीकरण बनते हैं और 3 समीकरण से केवल 3 मान ज्ञात करना ही संभव होता है। इसीलिए यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। और ये वाला पॉइंट तो आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया था कि त्रिकोणमितीय फलन, लघुगुणकीय फलन और चरघातांकीय फलन अगर हैं तो इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर ये किसी पद के साथ होंगे तो उस पद का भी विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि त्रिकोणमितीय, लघुगुणकीय तथा चरघातांकीय पदों से बने समीकरणों का विश्लेषण
नहीं किया जा सकता है। जैसे एक इक्वेशन बन जाए x इज इक्वल टू log x प्लस log y, ये एक समीकरण है। तो ये समीकरण आपका लघुगणकीय फलनों से मिलकर बना है, तो इसका विश्लेषण बीमीय विधि से नहीं किया जा सकता है। विश्लेषण का मतलब इसकी सत्यता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। एक कोई इक्वेशन बने y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस a की पावर x, इसका भी नहीं कर सकते क्योंकि ये चरघातांकीय फलन है, जिसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लिखें कि x इज इक्वल टू आपको दे दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y, तो इसका भी निर्धारण आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं। तो आपका पूरा डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसको 100% दूर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो आज आपने पढ़ा इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स होंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।